फिल्म का एक गाना है कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। लगता उमा भारती का रूप तो वही है पर चिंतन, सोच और जुबान सब बदल गई। ना आपकी निगाहें बदल गई हैं। आप पहले वाले इंटरव्यू याद करिएगा, मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में ओपन टिप्पणी नहीं करती थी। जो रिकॉर्डिंग आप लोग दिखाते हैं, आपकी टिप्पणी तो पूरी सरेआम दिखी थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल करके पेपर फेंकते हुए निकल गई। वो परिस्थिति बस वहां पर मीडिया मौजूद था जहां पर की होता नहीं है। वो पार्टी की अंदरूनी बैठक थी और मैं अपनी बात अंदरूनी बैठक में बुलाया गया और उसके अलावा फिर मैंने दोबारा कभी कमेंट नहीं किया, आज तक नहीं किया। इसलिए बदले बदले से सरकार बिल्कुल नहीं है, सरकार वही है और सरकार वही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। आपके कितने भी आप दबाव बनाओगे, मुझे उकसाओगे, मैं नहीं बदलने वाली, मैं वही रहूंगी जो मैं हूँ। अच्छा उमा जी, कहा जाता है कि आपने 4-5 साल से बहुत पुरजोर कोशिश की थी कि आप वापस आ जाए पार्टी में, और बहुत बार ये लगा भी, राजनाथ सिंह जी ने बहुत कोशिश भी की थी, फिर भी आपका आना नहीं हो पाया। ये विषय मेरे लिए महत्वहीन हो चुका। क्यों, किसने रोका? ये विषय मेरे लिए महत्वहीन हो चुके। आप मुझसे महंगाई पे बात करिए, काले धन पे बात करिए, भ्रष्टाचार, ये देश को खाए जा रहे हैं। तो ये मान लीजिए उमा भारती ने पार्टी में जो भी कुछ पिछले दिनों उनके साथ हुआ, या जिसके कारण इनडिसिप्लिन का मुद्दा उठा और जिसके कारण उनका निष्कासन हुआ, उस मुद्दे को उमा भारती भूल चुकी हैं, लोगों को उन्होंने माफ कर दिया है। अगर हमको देश के हित में सोचना होगा तो अपने तरफ से नजर हटानी ही पड़ेगी। उमा जी, आपकी बीजेपी में आने से बीजेपी के अंदर की जो केमिस्ट्री है, जो वहां का इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, वो तो गड़बड़ाया है ना। तमाम लोगों को सडनली ये रियलाइजेशन हो गया कि अरे उमा भारती आ गई, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की इंचार्ज बन गए, तो ये हुआ क्या है आखिर? सडनली कहीं कुछ प्लेट तो नहीं घूमा बीजेपी का? ये जो कुछ हुआ है उसमें मैंने से एक ही सबक लिया है कि मुझे अपनी उपयोगिता साबित करनी है और जितना हो सके उत्तर प्रदेश की जनता को निजात मिलनी चाहिए कुशासन से। मेरे लिए तो ये बड़ी बात है कि बीजेपी ने आपको उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बना के कौन सा मैसेज देना चाह रही है? क्या वो नीतीश कुमार के पद के चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि ओबीसी वोट्स को लेने की कोशिश कर रही है, कि क्या वो राम मुद्दे को फिर से शुरुआत करने की महसूस कर रही है, क्या कर रही है? या बीजेपी ने ये मान लिया है कि जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के जो लीडर्स हैं, उनकी लीडरशिप में बीजेपी वहां पे चुनाव नहीं लड़ सकती? ये भगवान की दया है मुझ पर कि मैं मंडल और कमंडल दोनों हूँ, राम और रोटी दोनों हूँ। जितनी मेरी अयोध्या में आस्था है उतनी ही मैं इकोनॉमिक विषयों पर गरीबों के साथ खड़ी हुई हूँ पूरी तरह से। इसलिए अगर मेरी इस सामर्थ्य का उपयोग हो जाता है उत्तर प्रदेश के हित में, तो भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से हो जाता है, तो मैं तो अपने जीवन को धन्य मानूंगी। लेकिन आप मुद्दे से की बात नहीं कर रहे। मुद्दा तो ये मैंने पूछा ये कि क्या बीजेपी के नेशनल लीडरशिप ने ये मान लिया है कि उनके अंडर में बीजेपी वहां पर कुछ नहीं कर सकती है? नहीं, ये मेरे लिए मुद्दा नहीं ना, मैं इसको मुद्दा मानती भी नहीं हूँ। बल्कि मैं न्यूज 24 के माध्यम से, आपके प्रोग्राम के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि मुझे एक बड़ा भारी दुष्चक्र लग रहा है। मैं आपको सच बताती हूँ, जब मैं भाजपा से अभी बाहर थी 1 महीने पहले तक, तो मुझे खुद लगता था कि ये बात क्या है, जो बातें हर पॉलिटिकल पार्टी में मौजूद हैं वो बीजेपी में भी घट जाती है, लेकिन बीजेपी की ही चर्चा ज्यादा क्यों, उसके ही चटकारे लेना ज्यादा क्यों? मैं तो होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया में ये खबर उन्हीं नेताओं के द्वारा आती होंगी ना, तभी तो ये खबर बनती है। लेकिन मेरे लिए तो मुद्दा है नहीं ना अनुराधा, आपके लिए हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहां पर आपको आमने सामने कर दिया गया है दिग्विजय सिंह के। अब एक बार तो दिग्विजय सिंह से आपका मध्य प्रदेश में वास्ता पड़ा, फिर बिहार में भी पड़ा, और फिर बिहार में भी पड़ा, लेकिन उस तरीके से उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल जिसे कहते हैं बिल्कुल सामने खड़े हैं, क्योंकि हालिया मसला है। अब ये बताइए कि दिग्विजय सिंह से जो आपका ये 36 का आंकड़ा है वो मध्य प्रदेश से उठ करके उत्तर प्रदेश में आ गया है, तो क्या और भी हम लोग देखेंगे तमाम जो बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ चलती रही है और जिस स्तर की बयानबाजी चलती रही है? ये नियति है, डेस्टिनी इसको बोलते हैं ना, प्रारंभ में उनकी तकदीर में लिखी हुई हूँ। वैसे मैं आपको बताऊं, हम दोनों के बीच में मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होता बचपन से। जब मैं 8 साल की थी तो मैं सबसे पहले उनके घर गई। वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, उनका परिवार बहुत धार्मिक है, तो मैं प्रवचन करने गई राघवगढ़ में। ये नियति कहूंगी इसको। आज मैं न्यूज 24 में एक बात भी बताऊंगी आपको, एक अजीब सी घटना हुई थी। तो जिनके यहाँ मैं रुकी थी उनके यहाँ ये मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करने आए। एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके विदेश से आए हुए थे और मैं तो 8 साल की बच्ची थी, तो गेंद खेल रही थी। और इनकी माँ ने इनको कहा कि कोई भगवान के अवतार आई हैं तो उनको हमारे यहाँ पर भोजन करने के लिए महल में आमंत्रित करो। तो बेचारे सीढ़ी चढ़ रहे थे और मैं ऊपर लड़कियों के साथ गेंद खेल रही थी, तो मेरी गेंद सीधे उनके मुंह पे लगी जाके।
और ये इतने शरीफ आदमी थे। तब से ही आपने उनको टारगेट किया हुआ था। शरीफ आदमी इतने थे कि बेचारे शांत, इनकी उम्र 25 साल की रही होगी, शांत से आकर के बैठ आप उन पर गेंद मार रहे हैं। और मुझे भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। मैं उत्तर प्रदेश में भी मैं चाहती हूँ कि दिग्विजय सिंह जी और हम मिल करके नई पॉलिटिकल कल्चर दिखाएं, क्योंकि ये तो आप बहुत बड़ी बात बोल रही हैं। एक तरफ आप कहती हैं कि दिग्विजय सिंह और हम मिल करके नए पॉलिटिकल कल्चर की बात करें, दूसरी तरफ आप राहुल गांधी को अपना भतीजा कहती हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों सेम पेज पर आ गई है? नहीं, मुलायम सिंह और मायावती ने 5-10 सालों में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है वो अक्षम्य अपराध किया है। राजनीति में तर्क से लड़ाई होती है, विचार से लड़ाई होती है। शब्दों से एक दूसरे का अपमान कर देने से लोग नेताओं को अच्छी नजर से नहीं देखते।